दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल पहला चैप्टर संख्या पद्धति। सवाल हो चुके हैं हमारे 73। ठीक है, सवाल हो चुके हैं हमारे 73 और आज हम स्टार्ट करेंगे 74 से। इससे पहले भी मैंने भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो फोन पता नहीं कैसे बीच में रुक गया और वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई। इधर मैं पूरा पढ़ा रहा था, उधर फोन पूरा बंद पड़ा था, तो वीडियो नहीं बन पाई और वो टाइम वेस्ट। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़िए। चलिए, तो सवाल है 74 हमारे पास और उम्मीद है आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया होगा। अब एक बार पहले मैं देख लूं कि क्या वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है। कभी मैं फिर से आधा एक घंटा यहाँ पर बोलता रहूं और वीडियो ना बने। ठीक है, चलिए, शुक्र है वीडियो बन रही है। तो जैसा आपने सवाल पढ़ लिया है कि यहाँ पर बात की गई है स्थानीय और जातीय मान की। अब स्थानीय और जातीय मान होते क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, है ना। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और मुझे उसका नाम पता, घर का एड्रेस कुछ भी नहीं पता है, तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा उसको, है ना। ढूंढने के लिए पहले मुझे उसका नाम भी पता होना चाहिए, एड्रेस या कुछ तो पता होना चाहिए जो मैं वहां तक पहुंच जाऊँ। ठीक है, और अच्छे तरीके से पहुंचने के लिए मेरे पास उसकी फुल डिटेल होनी भी चाहिए। वर्तमान समय में तो एड्रेस, नाम वगैरह, परिवार वालों का नाम और फोन नंबर होना चाहिए। फोन नंबर मस्ट है जो एक्टिव है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से इस सवाल में भी हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, स्थानीय मान और साथ में जातीय मान। ये दो शब्द दिए गए हैं कि भैया स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। जब तक आप इन शब्दों का मतलब नहीं जानेंगे तब तक आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। अब स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, इनको जानने से पहले मुझे कुछ बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त रहता है गाजियाबाद में और एक दोस्त रहता है कहीं भी रहता होगा, उसका पता नहीं है, छोड़ो। ठीक है, अब जो गाजियाबाद में दोस्त रहता है और जो दूसरा दोस्त है, उसको गाजियाबाद वाले दोस्त को कुछ सामान भेजना। ठीक है, उसने उसका फोन किया कि यार मुझे ऐसे ऐसे कुछ सामान भेजना है, तो जरा अपना एड्रेस बता देगा। तो वो गाजियाबाद का एड्रेस बता देगा कि भाई मैं ऐसे 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 गाजियाबाद में रहता हूँ। ठीक है, तो भी रहने का स्थान क्या है, गाजियाबाद। एड्रेस कहाँ का बताया, गाजियाबाद का। ठीक है, सामान आ गया। अब से फिर उसके 2 साल बाद वो फिर दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। काम अच्छा था या वो उसने काम दिल्ली में कर लिया तो दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब फिर से उस बंदे को उससे कुछ सामान भेजना है, कुछ भी है, वो फिर से फोन करता है कि यार मुझे ऐसे ऐसे कुछ सामान भेजना है, तो अपना एड्रेस बता दे। तो क्या वो गाजियाबाद वाला एड्रेस बताएगा? नहीं ना, वो कहाँ का एड्रेस बताएगा, दिल्ली का एड्रेस बताएगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका रहने का स्थान चेंज होने लगता है, वैसे वैसे ही आपका एड्रेस भी चेंज होने लगता है। समझ में आ गई कहानी? मतलब आपका स्थान, आपका एड्रेस रहने के स्थान के अनुसार चेंज होता रहेगा। पहली बात, स्थान पता चला। दूसरी बात, जातीय मान। मान लीजिए गाजियाबाद में उसकी जाति थी, कुछ ना कुछ तो रही होगी। ये जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज से मतलब है कि हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जाति इसकी रही होगी। अब गाजियाबाद में कुछ जाति रही होगी, कल को दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, तो दिल्ली में क्या उसके रहने के स्थान के अनुसार उसका जाति भी परिवर्तित हो जाएगी? नहीं, जाति तो वही रहेगी। मान लीजिए परसों हो या 2 साल बाद या 10 साल बाद ही हो, अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है, तो क्या उसकी जाति चेंज हो जाएगी? उसका केवल एड्रेस चेंज होगा, स्थान चेंज होगा, जाति उसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? यानी कि जाति उसकी हमेशा वही रहेगी जो उसकी है। ठीक है, वो अलग बात है कि जाति व्यवस्था प्रारंभ में कर्म के आधार पर थी,
बाद में जाकर जन्म के आधार पर हो गई। जैसे मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद 10वां मंडल, ठीक है, जिसमें जाति व्यवस्था का पहली बार, जाति व्यवस्था का नहीं कहेंगे, वर्ण व्यवस्था का हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सबसे पहली बार कहां पर आई है? वर्ण व्यवस्था सबसे पहले आई है हमारे पास ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो उस टाइम पर ऋग्वेद काल में, है ना, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म के आधार पर थी कि आज अगर कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा है तो आज उसकी जाति है पुजारी या ब्राह्मण। कल को अगर वही कोई व्यक्ति तलवार उठाकर लोगों की रक्षा कर रहा है तो उसकी जाति ब्राह्मण नहीं रहेगी, उसकी जाति चेंज हो जाएगी क्षत्रिय में। ठीक है, कल को वही व्यक्ति की भाई मैंने अब मंत्र भी पढ़ कर देख लिए हैं, मैंने तलवार भी उठा कर देख लिया, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, ठीक है, धन कमाना चाहता हूँ, तो उसका वर्ण बन जाएगा वैश्य। उसके बाद भाई अब मैंने सब चीजें कर ली हैं, अब मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, उसके बाद वो लोगों की सेवा करने लगा तो उसका वर्ण बन गया है शूद्र। समझ में आ गई? यानी कि जैसे जैसे उसने अपने कर्मों को चेंज किया वैसे वैसे उसका वर्ण भी चेंज होता चला गया। कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था इसको कहा गया है, जो ऋग्वेद काल में थी। उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल के खत्म होते होते ये जो वर्ण व्यवस्था है कर्म के आधार से हटकर जाति के आधार पर चेंज हो गई कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, कोई क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, कोई वैश्य है उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, वही चलते रहेंगे हमेशा। ठीक है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, ज्ञाता है, महान ज्ञाता है, उसका बेटा आया, उसे ऐसे अनार भी नहीं आता लेकिन वो फिर भी ब्राह्मण ही रहेगा। क्षत्रिय है, महान वीर साहसी योद्धा है, वो बहुत साहसी योद्धा है, लेकिन उसका बेटा नहीं है साहसी उसके जितना, वो नहीं चाहता तलवार पकड़ना, वो चाहता है कि भैया मैं तो मंत्र पढ़ना चाहता हूँ, तो वो चाहे मंत्र पढ़ने लग जाए लेकिन वो रहेगा क्षत्रिय। समझ में आ गई कहानी? तो ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, उत्तर वैदिक काल के जाते जाते वो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर स्थापित हो गई। और यहीं से चीजों में या हिंदू धर्म में विविधता नहीं कहेंगे इसको, एक हिंदू धर्म गलत वे में कह सकते हैं इसको, गलत वे में बनता चला गया। ठीक है, वरना स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से इस काम को समझाया गया था ऋग्वेद में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये इसके बाद ये हिंदू धर्म एक गलत वे में बनता चला गया। ठीक है, लेकिन वो एक अलग चीज है, हम कभी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे ज्यादा और अच्छे तरीके से। वर्तमान में हम स्थानीय और जाति मान पर बात कर रहे थे। स्थानीय मान क्या है? जैसे जैसे हम रहने का स्थान चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा स्थानीय मान या एड्रेस चेंज होता चला जाएगा, लेकिन जाति हम चाहे कहीं भी रहें, जाति हमेशा समान ही रहती है। अब इसको गणित की भाषा में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मेरे पास एक संख्या है 29898, ठीक है, अब ये क्या होता है मेरे पास? ये इकाई होती है, दहाई होती है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है मेरे पास। ये तो होता है मेरे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इस 8 को देखो किस स्थान पर है? 8 है मेरे पास इकाई के स्थान पर। इसका मान कितना है? 8 है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया? 8 हो गया। ये 9 दहाई के स्थान पर है, दहाई यानी कि 10, ठीक है, और ये मेरे पास इसका मान होता है 9 का 9, तो ये हो गया 90 हमारे पास। फिर हमारे पास ये 100 हुआ, मान इसका 8 ही है, 800 हो गया है। उसके बाद फिर से 9 हुआ, सॉरी अब की बार ये 1000 हो गया, तो 9000 हो गया मेरे पास। और फिर हमारे पास 10,000 गुणा 2 इक्वल टू 20,000 हो गया। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि 8 इकाई के स्थान पर आया, तो 8 इकाई के स्थान पर आया तो मान हुआ इसका 8, लेकिन जैसे ही 8 सैकड़े के स्थान पर आया इसका मान बन गया 800 हमारे पास। 9 दहाई के स्थान पर आया तो मान हुआ इसका 90, लेकिन 9 जैसे ही 1000 के स्थान पर आया इसका मान बन गया 9000। यानी कि जैसे ही स्थान चेंज हुआ
मानों में परिवर्तन हो गया। जैसे ही स्थान चेंज हुआ मानों में परिवर्तन हो गया। यानी कि स्थानीय मान क्या होते हैं, स्थानों के अनुसार जो मान बदलते रहते हैं उनको स्थानीय मान कहते हैं। स्थानों के अनुसार परिवर्तित होने वाले मानों को स्थानीय मान बोलते हैं। समझ में आ गई कहानी। अब जातीय मान की अगर बात करें, जातीय मान इसका यहां पर भी 8 ही था, इसका यहां पर भी 8 ही था, इसका यहां पर भी 9 ही था, इसका यहां पर भी 9 ही था। ठीक है, समझ में आ गई कहानी कि जातीय मान कभी चेंज नहीं होते, चाहे वो कहीं भी रहे। 8 ये मान इसका यहाँ पर भी, जातीय मान इसका यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, कहीं और 8 आएगा वहां पर भी 8 ही रहेगा। इसका जातीय मान यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, कहीं और भी 9 आएगा, जातीय मान 9 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान बदलता रहता है। समझ में आ गई कहानी। जो एक कहानी बताई है उसके अनुसार इसको याद करने की कोशिश कर लेना, हो जाएगा कि स्थान के अनुसार परिवर्तित होता चले जाने वाला मान स्थानीय मान होता है, लेकिन जाति कभी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब सवाल की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सवाल है हमारे पास 86, 79, 43। सवाल नंबर है 74 और 86, 79 और 43। कह रहा है 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताइए। अब अगर 7 के स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार है हमारे पास, 7 के साथ में 1000 आया हुआ है, यानी कि इसका स्थानीय मान तो 7000 हो गया। लेकिन क्या बताया था, जातीय मान तो कभी चेंज नहीं होता, यानी कि इसका जातीय मान कितना रहेगा, जातीय मान इसका केवल 7 ही रहेगा। उसने कहा है दोनों में अंतर बता दो, अंतर बता देंगे 6993 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 75 लिखा हुआ है 68, 92, 35। 68, 92, 35 एक ही संख्या है, और 9 और 3 का कह रहा है कि स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 9 की अगर बात कर रहे हैं तो स्थानीय मान क्या है इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9 के साथ में 1000 आ गया है, यानी कि 9000 हो गया है। 3 की अगर बात कर रहे हैं, स्थानीय मान ये है ना, किस स्थान पर है, इकाई, दहाई 10वें स्थान पर है, तो 3 गुणा 10 यानी कि 30। उसने फिर से अंतर कहा है 00798, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 76, 77। अब इन दो सवालों को मैं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब कराऊंगा, ध्यान दिला देना कि इसको करवाना है, मैं इनको करवा दूंगा। छोटे का एक भी सवाल नहीं, ये मेरा मान है। ठीक है, लेकिन बाद में कराऊंगा इन दोनों सवालों को, भारी नहीं है, बस मैं बताना नहीं चाह रहा, इसको इतना समझ लो। अगला सवाल है हमारे पास 78। अब एक फिर से शब्द आया है हमारे पास, अभाज्य संख्या। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि अगर आपको शब्दों का मतलब पता नहीं होगा तब तक आप सवाल को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। और दूसरी बात हो कि आप शब्दों को जितना हो सके सही उच्चारित करने की कोशिश कीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की तरह बातें करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन राजभाषा तो है। तो अच्छे वे में इसको बोलने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से उच्चारित करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बोलता हूँ, गलतियां मुझसे भी होती हैं, लेकिन मैंने ये कहा है कि अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। ठीक है, अब बात आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या होती है भैया जी वह संख्या, चलिए लिख देता हूं,
वह संख्या जो केवल खुद से एवं एक से विभाजित हो। ठीक है, वह संख्या जो केवल खुद से और एक से, ये दोनों से ही कंपलसरी है, इन दोनों से विभाजित होनी ही चाहिए, तो पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे हम एक उठा लेते हैं कि चलिए 7 को ले लेते हैं। 7 हमारे पास 1 से कटता है और फिर 7 से कटता है। क्या है डेफिनेशन? खुद से कटे एवं 1 से कटे, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 7 एक अभाज्य संख्या है। फिर से देख लेते हैं एक और कि भैया मैंने ले लिया है 11, ये खुद से भी कटेगी और ये 1 से भी कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगी, तो मैं कह सकता हूं कि ये भी हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब मैं एक संख्या और ले लेता हूं कि चलिए एक संख्या हो गई हमारे पास 15, कि क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं। अब सबसे पहले तो खुद से कट गई, उसके अलावा ये 1 से भी कट गई। चलिए डेफिनेशन तो इसने पूरी कर दी है। अब क्या ये अगर किसी और से कट गई तो डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, अगर नहीं कटती है तो फिर डेफिनेशन के अनुसार अभाज्य संख्या घोषित हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या देखा कि यार ये तो फिर 3 से भी कट गई, ये तो यार 5 से भी कट गई, तो ये तो इन दोनों के अलावा इन दोनों से और से कट रही है। और डेफिनेशन क्या है कि खुद से कटनी चाहिए और 1 से कटनी चाहिए, केवल वो होती है अभाज्य संख्या। यानी कि ये तो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद के और 1 के अलावा और से भी कट रही है ना, तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है और ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। तो ऐसी जो भी जितनी भी संख्याएं होंगी जो खुद से और 1 से कटेंगी वो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनके अलावा, ठीक है, अगर किसी एक संख्या और से कट जाए खुद से और 1 के अलावा, अगर किसी एक से और कम से कम किसी एक से और कट जाए तो वो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होती है। समझ में आ गई कहानी? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक प्रश्न बन के आता है जो वास्तव में प्रश्न भी है 78 कि भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अगर आपको नहीं पता है ना, अगर आपको नहीं पता है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है, सीख रहे हैं और सीखने कोई उम्र नहीं होती है। तो नहीं पता है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो मोस्टली एक मन आता है कि भैया 1 होगी हमारे पास, है ना, कि चलो 1 रही होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेकिन जरा अगर डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें कि खुद से कटे और 1 से कटे। अब या अगर तो आप इसको खुद मान रहे हो तो फिर ये 1 वाली डेफिनेशन क्या कहता है, वो कहता है कि खुद से और 1 से, इन दोनों से कटनी चाहिए। तो अगर आप इसको खुद इस 1 को ये खुद मान लेते हो तो ये वाला 1 खत्म हो जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि दोनों तरफ 1 ही है ना मेरे पास। तो अगर इस 1 को आप खुद मान रहे हो तो 1 खत्म हो जाएगा, और अगर 1 मान रहे हो तो खुद वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। कंडीशन क्या है? खुद से भी कटे 1 से भी कटे। तो अगर इस 1 को आप खुद मान रहे हो, इस 1 को आप खुद मान रहे हो तो 1 वाली कंडीशन खत्म है, और अगर इस 1 को आप 1 वाली कंडीशन मान रहे हो तो खुद वाली कंडीशन खत्म है। और कंडीशन तो है दोनों से कटनी चाहिए, यानी कि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 1 नहीं है। तो फिर कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2, जो खुद से भी काटती है और 1 से भी कटती है हमारे पास। समझ में आ गई कहानी? तो प्रश्न का सवाल आंसर भी यही है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 79। बोल रहा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। अब 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है ये आपको अपने आप निकालनी पड़ेगी, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है। शॉर्ट ट्रिक है तो उसके चक्कर में मत पड़ना, बार बार बोलते चले जाओ, है ना। शॉर्ट ट्रिक आपके पास याद करने के लिए वैसे बहुत सारा मैटर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर करंट अफेयर भी है। किसी अगर स्टेट के लिए फॉर्म भरा हुआ तो उस स्टेट की अपनी जीके है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अगर मैथ भी याद करने लग जाओ तो दिक्कत होने लग जाएगी आप लोगों को। ठीक है,
तो इसलिए मैथ को याद नहीं करना है, मैथ को केवल समझना है। तो उसने कहा कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं कितनी होती हैं, तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं आप स्टार्ट कर देंगे। आपको पता ही है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से आप 70 से छोटी, है ना, तो उनको देख लेंगे टोटल कितनी होती है, उनको जोड़ लेंगे तो हमारे पास जो भी होगा आंसर बन के आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 80। कह रहा है 50 तथा 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। इससे पिछला सवाल था केवल संख्याएं पूछी थी, इनमें योग पूछ लिया। एग्जाम्पल बता देता हूँ। उसने कहा कि 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। अब 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं। अभाज्य संख्याओं तो ये होगी। इससे पिछले वाले सवाल का आंसर इस तरह से था, केवल संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4 संख्याएं। उसने कहा 70 से छोटी कितनी है, मैंने कहा 10 से छोटी कितनी है। तो जिस तरह से मैंने जोड़ के बता दी तो केवल 4 है, आपको भी केवल बता देना कि भैया इतनी संख्या है। अब अगला जो सवाल है 80, उसने कहा कि अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो अब मुझे अभाज्य संख्याएं निकालने के बाद इनका योग निकालना पड़ेगा। 7, 5, 12, 5, 17, इस तरह, ठीक है, हो जाना। अगला सवाल 81 कह रहा है 110, 120 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं। सेम सवाल है, कर लेगा। 82 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। 161, 221, 373 और 437 कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। मतलब कि 1 से कटे, खुद से कटे, 1 से कटे, खुद से कटे, 1 से कटे, खुद से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे। अब इनमें से जो भी संख्या इनके अलावा किसी और से कटने लग गई वही हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये कटेगी कैसे, पता कैसे चलेगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो भैया मेरी पहले वीडियो में जाके देखो, मैंने बताया हुआ है, नियम बताए हुए हैं कि संख्याओं को काटने के नियम क्या होते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा भैया, है ना, कि किस संख्या को कैसे हम देखते हैं। तो हम देख लेते हैं जरा। अब 1, 2, 3, 4, 5 से तो कटेगी नहीं, सीधे सीधे 7 के पास चले जाते हैं। 7 दूनी 14, 2 बचा 1 हो गया, 7 के 21, ये 7 से कट जाएगी हमारे पास, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं 13 के पास। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, ये हमारे पास 13 कट जाएगी, ये भी नहीं है। इसके बाद ना ये हमारे पास 2 से कटेगी, 3, 7, 9, सॉरी 11, 13, 17, 19, ये नहीं कट रही है क्योंकि मुझे पता भी है ना, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। ये हमारे पास फिर 19 से कट जाएगी, 19 दूनी 38, 19 के 57, तो ये भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास आंसर बन के आ जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे देख रहे हैं। उसने कहा 83 कि n की 3 माइनस n 3, 6, 12, 18 कि ये जो संख्या है n की 3 माइनस n, ये इनमें से, है ना, इनमें से वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इसको हमेशा काटेगी। इसको मतलब n की 3 माइनस n को। अब n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, सम विषम उसने कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या मानना है कि मैंने यहाँ पर इसको छोटी छोटी संख्या मानने की कोशिश करें। हमेशा कोशिश करना कि जब n का मान हमें खुद मानना पड़े तो हम वहाँ पर छोटी से छोटी संख्या मानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या मानने की कोशिश करेंगे तो जैसे यहीं पर देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 75 मान लेता हूँ तो 75 की पावर 3 बन जाएगा, तो 75 गुना 75 गुना 75 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए हम छोटी छोटी संख्या मान लेते हैं, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पर n बराबर, अच्छा मैं 1 नहीं मान सकता यहाँ पर, क्योंकि 1 की पावर 3, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, 0 से आंसर दिया नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर n बराबर 2 मानूंगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 2, 8 में से 2 गए 6, यानी कि ये वो संख्या है जिसको 6 हमेशा काट देगा। ठीक है, एक और दे लेते हैं, चलो n बराबर
3 से देख लेते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 3 की पावर 3 माइनस 3, 3 की 9 होती है 27 माइनस 3 24। अब भी 6 इसको काट देगा। n बराबर 4 मान लेते हैं, 4 की पावर 3 माइनस 4, 4 4 16 54 माइनस 4 इजिकल टू 60। 6 इसको अभी भी काट देगा, ठीक है। तो 6 इसको हमेशा ही काटेगा, n का मान चाहे आप कुछ भी रखिए। अब एक बात होती है कि यार अच्छा 12 6 को नहीं काट पाएगा, 12 24 को काट देगा, 7 को काट देगा, लेकिन 12 6 को नहीं काट पाएगा। यानी कि जैसे मैं n बराबर 2 रखता हूँ वो फिर 12 नहीं काट पाएगा। और उसने कहा है कि n के प्रत्येक मान के लिए बताओ कि वो संख्या सबको काटती है, तो 12 यहाँ पर नहीं काट पाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज को देखकर आपके दिमाग में एक प्रश्न और आना चाहिए कि ये 3 भी तो काट रहा है ना। तो अब सवाल को फिर से पढ़ो ध्यान से। उसने क्या कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको हमेशा काटे, और बड़ी से बड़ी संख्या इनमें है हमारे पास केवल 6। अगर वो ये शब्द बड़ी से बड़ी नहीं बोलता तो इसका आंसर बन जाता फिर 3 हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 84 लिखा हुआ है 3 की पावर 4 है माइनस 4 की पावर 3 है, और n एक धनात्मक नंबर है, तो निम्न में से किससे कटेगा। और संख्या दे रखी है 7 17 112 145, 7 17 112 145। वही वाली कहानी की n का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो n बराबर मैं 1 भी रख सकता हूँ। पिछली वाले में क्यों नहीं रखा था, 0 बन रहा था, इसमें तो 0 नहीं बन रहा, 1 रखेंगे फिर आराम से। तो 3 की पावर 4 गुणा 1 माइनस 4 की पावर 3 गुणा 1, 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, 3 की 9 27 की 81, 4 4 16 64, 11 में 4 गए 7, 7 में 6 गया 1, यानी कि 17 वो संख्या है जो इसको हमेशा काटेगी। मन नहीं मान रहा आपका तो n बराबर 2 रख के देख लेना, n बराबर 3 रख के देख लेना, आंसर ये तब भी आपका यही आएगा। तो आज के लिए इनफ है फिलहाल। टोटल 84 सवाल हो चुके हैं, अच्छे से कीजिए और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इजी है, हो जाने है आराम से। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। नहीं होता है तो मुझको बताइए, मैं आपको फिर और दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़, धन्यवाद।